नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर सियासत हुई। महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि मुसलमानों को जबरन वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बीजेपी के सपोर्टर्स नारे लगाते हैं कि भारत में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। अबू आजमी ने कहा वो किसी कीमत पर वंदे मातरम नहीं कह सकते क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और की वंदना नहीं कर सकते। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा वंदे मातरम तो मातृभूमि के सामने सिर झुकाना है। कोई मजहब ऐसा नहीं है जो मां के सामने सिर झुकाने की इजाजत न देता हो। इस पर अबू आजमी ने कहा कि मुसलमान मां के सामने भी सिर नहीं झुकाते। इसके बाद तो विवाद बहुत बढ़ गया। बीजेपी के मेंबर्स ने नारेबाजी शुरू कर दी, वेल में आ गए। फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक भी इसमें कूद पड़े। उन्होंने भी अबू आजमी को सपोर्ट किया तो हंगामा और बढ़ गया। रात में दोबारा फिर वो लोग आए, वहां पर 15-20 सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और फिर विधानसभा के बाहर बयानबाजी शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज। अध्यक्ष महोदय, ये बीजेपी के नेता खूब बोले और अबू आदमी सफाई देते रहे। मजे की बात यह है कि बीजेपी ने बार बार पूछा, अब कांग्रेस समेत दूसरे विरोधी दलों को साफ करना चाहिए कि वो वंदे मातरम कहेंगे या अबू आदमी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस मुद्दे पर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के नेता बिल्कुल खामोश रहे। अबू आजमी के एक बयान ने कैसे विरोधी दलों को डिफेंसिव पर डाल दिया, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको यह दिखा देता हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा में क्या क्या हुआ। अबू आजमी ने कैसे अपनी बात शुरू की थी आफताब और श्रद्धा के केस से, फिर वो आए औरंगाबाद की हिंसा पर और फिर कह दिया कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उन्हें वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है और मुसलमान किसी कीमत पर इसे मंजूर नहीं करेंगे। रात में दोबारा फिर वो लोग आए, वहां पर 15-20 लोग, और फिर नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ के लोग जमा हुए। जागे आपण कृपया स्कोप मधला प्रश्न विचारावा। रात में फिर दोबारा एक आफताब पूना वाला था जिसने एक बड़ा गलत कांड किया, एक लड़की को काट के फ्रीज में डाला। पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ आफत शुरू हो गई। और अध्यक्ष महोदय, मेरे महाराष्ट्र में मैक्सिमम जिले के अंदर सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकलने लगी और उस रैली में मुसलमानों को इतना अपमानित किया गया कि मुसलमान से बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये किस्सा है 29 मार्च की शाम को 5 बजे 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए राम मंदिर के पास औरंगाबाद में। अध्यक्ष महोदय, क्या नारा लगाया वहां पर उन्होंने? अध्यक्ष, वहां नारा लगाया कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये हमारा मां के सामने भी सर नहीं झुकाते हम दुनिया में किसी के सामने। अध्यक्ष महोदय, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। नहीं, एक मिनिट, बसा बसा बसा। सन्मान्य सदस्य अबू आसिम आझमी साहेब, आपण लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेर जाऊन बोलू नकात। आपण लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेर जाऊन बोलू नकात। आपण लक्षवेधीच्या स्कोप वरतीच बोला। बसा, बोला आझमी साहेब, बोला तुम्ही। आझमी साहेब बोला, मी ऐकतोय, बोला। महोदय, वहां नारा लगाया गया, मैं आपसे संगठन चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वहां नारा लगाया गया कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष, माहौल खराब हो गया। अध्यक्ष महोदय, पुलिस आई, जागेवर बसा, दोनों तरफ के लोग जमा हुए। जागेवर बसा और ये डिमांड क्या? जागेवर बसा, जागेवर बसा, कार्रवाई करो इनके ऊपर। कार्रवाई नहीं की। जागेवर बसा। और जो लोग वहां चिल्ला रहे थे उनको सभागृहाची बैठक 10 मिनिटांसाठी स्थगित केली जात आहे। हंगामे के बाद जब दोबारा असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई
तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने अबू आजमी को करारा जवाब दिया। फडणवीस ने कहा कि वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत नहीं है, राष्ट्रगीत है। पूरे देश के मन में राष्ट्रगीत को लेकर श्रद्धा है। अबू आजमी वंदे मातरम का विरोध करके करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। रही बात मां के सामने सिर झुकाने की, तो कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो मां के सामने सिर झुकाने से मना करता है। इसलिए अबू आजमी सिर्फ मुद्दे की बात करें। इस तरह की बात कहकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें, भड़काएं नहीं, ये गलत है। माझी अबू आझमी साहेबांना विनंती आहे, या सभागृहात आणि देशात लाखो लोकांचा, लाखो नव्हे संविधानासहित करोडो लोकांचा वंदे मातरमच्या प्रति श्रद्धा आहे आणि अशा वंदे मातरमच्या संदर्भात त्यांनी जे काही मत या ठिकाणी व्यक्त केलं हे योग्य नाही आहे। अशा प्रकारे और अबू भाई, ऐसा कौन सा मजहब बोल सकता है कि अपनी माँ के सामने सिर मत झुकाओ? कोई मजहब नहीं बोलता, आपका भी मजहब नहीं बोलता। दुनिया का ऐसा कोई मजहब नहीं है जो ये कहेगा कि अपने माँ के सामने सिर मत झुकाओ। वंदे मातरम हे धार्मिक गीत नाही, वंदे मातरम हे कुठल्याही पूजा अर्चनेचं गीत नाही आहे। भारताच्या संविधानाने याला राष्ट्रगानाचा दर्जा दिलेला आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की अशा प्रकारे अबूभाईंकडनं देखील माझी अपेक्षा आहे की शेवटी आपण संविधानाला मानतो म्हणूनच या सभागृहात आहोत। या सभागृहात तोच येऊ शकतो जो संविधानाला मानतो। त्यामुळे असं चुकीचं इंटरप्रिटेशन यात करून करोडो लोकांच्या भावनेला अशा प्रकारे ठेस आपण पोचवू नका। आपलं जे म्हणणं आहे आपण जरूर मांडा, पण त्याच्यामध्ये वंदे मातरम मांडण्याचं काही कारण नाही आहे। वंदे मातरम हे आमच्याकरता कालही आमचं राष्ट्रगान होतं, आजही आमचं राष्ट्रगान आहे। ज्या प्रकारे जनगण मन हे आमचं राष्ट्रगीत आहे, तसंच वंदे मातरम आमचं राष्ट्रगान आहे। त्याशिवाय आपण या सभागृहाला सुरुवात करत नाही। या सभागृहामध्ये आपण वंदे मातरम आणि जनगण मन म्हणतो। त्यामुळे मला असं वाटतं की अशा प्रकारची भावना योग्य नाही आहे। बाकी आपल्याला जे मुद्दे मांडायचे असेल ते आपण जरूर मांडा। सदन में अबू आजमी ने वंदे मातरम पर अपने तर्क रखे, देवेंद्र फडणवीस ने भी बात कही, लेकिन अबू आजमी जब सदन से बाहर निकले तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर सीधा सवाल उठाया। अबू आजमी ने कहा कि औरंगाबाद में जो दंगे हुए उसमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया। मुनीरुद्दीन नाम के व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो बेकसूर था। अबू आजमी ने कहा कि पहले तो मुसलमानों को निशाना बनाया और अब जब उस मुद्दे को उठा रहे हैं, एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, तो वंदे मातरम का इशू बनाकर उसे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो औरंगाबाद में 30 मार्च को हुआ था, मैंने वही इशू उठाया था और उसमें क्या हमें जो जवाब मिला ना, वो जवाब बिल्कुल गलत, बिल्कुल दिशा भूल था। पहले 3 आदमी लोग वहां आए, वहां आकर नारा लगाने लगे कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा। तो वो जो है पुलिस ने आया, सबको हटा दिया। अब की सब चले गए, खत्म हो गई बात। फिर रात को आए 10-15 लोग मोटरसाइकिल में, फिर आगे नारा लगाना शुरू कर दिया। पुलिस के FIR में है कि 250 लोग नॉन मुस्लिम की तरफ से, 250 लोग मुस्लिम की तरफ से आए, लेकिन और आपस में झगड़ा हुआ आपस में, लेकिन 250 लोगों पे ही जो मुस्लिम आए उन पे केस हुआ, दूसरे पे कोई केस ही नहीं हुआ, एक पे नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि हमें सब इंक्वायरी मालूम है, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं। अरे आप कहते हैं इंक्वायरी करेंगे, हम आपको वीडियो दे रहे हैं, आप वीडियो देखने को तैयार नहीं है। ये इशू था, लेकिन इस इशू को डाइवर्ट करके वंदे मातरम लाया जा रहा है। अबू आजमी समझ गए थे उनके एक बयान के चक्कर में गड़बड़ तो हो गई, इसलिए जब वो विधानसभा से बाहर निकले तो उन्होंने वंदे मातरम के बारे में ज्यादा बात नहीं की, इसे अवॉइड करने लगे। उन्होंने इतना कहा कि औरंगाबाद में पुलिस की गोली से जिस शख्स की मौत हुई है उसे न्याय मिलना चाहिए, गोली चलाने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर भी सदन में ही जवाब दे दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा, एक तो गोलियां नहीं चलाई गई, पुलिस ने रबर बुलेट फायर की थी। जिस शख्स को रबर बुलेट लगी थी वो औरंगाबाद में राम मंदिर के बाहर दंगे पर उतारू भीड़ में शामिल था। उन्होंने खुद पूरी CCTV फुटेज देखी है, इसलिए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए औरंगाबाद का इशू तो सदन में ही खत्म हो गया, लेकिन वंदे मातरम के विरोध का इशू बड़ा हो गया। बीजेपी ने कहा कि जो वंदे मातरम का विरोध करता है उसे सदन में बैठने का हक नहीं है, इसलिए अबू आजमी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी पड़ेगी, वरना बीजेपी उनका विरोध जारी रखेगी।
इन्होंने जो बात की इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उसका कड़ा विरोध भी करते हैं। सदन में जब उन्होंने कहा कि वंदे मातरम मैं नहीं कहूंगा, ये राष्ट्रगान है, ये स्फूर्ति देने वाला हर भारतीय को गीत है। वंदे मातरम से मुंबई महानगर पालिका का सभागृह भी शुरू होता है, खत्म होता है, और इस प्रकार से बढ़ चढ़ करके विरोध में कहना कि मैं नहीं कहूंगा, इसका हमने कड़ा विरोध किया, करते हैं। सदन में भी हम वेल में गए और हमने कहा है वंदे मातरम का अपमान करने वाला व्यक्ति इस सदन में बैठना नहीं चाहिए, उसने माफी मांगनी चाहिए। ये मांग में हमने सदन के सामने की है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अबू आजमी वंदे मातरम कहने में इस्लाम की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन बैंक में पैसे रखते हैं, जबकि वो भी इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए सेलेक्टिव बातें नहीं चलेंगी। मुनगंटीवार ने कहा अबू आजमी को भी समझ लेना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। संविधान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राष्ट्रगीत के बारे में जो प्रोटोकॉल होगा वही शिष्टाचार ये राष्ट्रगान के बारे में रहेगा। वंदे मातरम ये शब्दों का समुच्चय नहीं है, ये पद्य नहीं है, ये कोई गद्य नहीं है, ये हमारे लिए ऊर्जा देने वाले शहीदों के ओठों के शब्द है। इसीलिए मराठी कवि ने बड़े अच्छे शब्दों में इसका वर्णन किया है कि वेद मंत्रा हूं ना अम्मा वंदे वंदे मातरम। भगवान के मुखों से निकले हुए वेद मंत्रों से भी हमारे लिए प्रिय, हमारे लिए महत्व के अगर कोई शब्द है तो वह वंदे मातरम है। अगर इतनी ही आपको अपने धर्म की, संविधान से आपका धर्म बड़ा है, तो फिर इंडियन पिनल कोड में आप क्यों जाते हो? आप भी कहो चोरी करने के बाद अगर हमारे धर्म का है तो उसके हाथ काटने चाहिए। आप कहो कि हमारे यहाँ कोई व्यभिचार करेंगे तो चौक में खड़े रहकर उसे पत्थर मारे जाना चाहिए, वही तो आपका धर्म कहता है। आप बैंक में पैसे क्यों रखते हो? क्योंकि आपका धर्म कहता है कि ब्याज नहीं खाना चाहिए, क्यों बैंक में रखते हो? तब धर्म नहीं आड़ा आता। मगर भारत माता को वंदन करना है तो हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे? भैया ऐसा नहीं चलेगा। ये देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। जब इतनी सारी बातें कही गई, बीजेपी के नेताओं ने सारे बयान दे दिए, तो अबू आजमी के सपोर्ट में ओवैसी की पार्टी के विधायक मुफ्ती इस्माइल सामने आए। मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि संविधान सबको अपने अपने मजहब के हिसाब से जीने की आज़ादी देता है। इस्लाम में ऊपर वाले के सिवाय किसी और के सामने सिर झुकाने की इजाजत नहीं है, तो फिर कोई किसी मुसलमान को वंदे मातरम कहने पर मजबूर कैसे कर सकता है? हमारा ये देश एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है, यानी इस सरकार का कोई धर्म नहीं है। और दफ़ा आर्टिकल 25 और 26 के अंदर जो है इस देश के तमाम वासियों को उनके धर्म के आधार के ऊपर ज़िंदगी गुजारने का हक दिया गया है। हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते और उसी की पूजा करते, हम उसी के आगे झुकेंगे, ये हमारा बुनियादी हक है। वंदे मातरम का जो आप देखोगे उसका जो भी मानव मफहूम है वो हमारे धर्म के खिलाफ है। तो हम अपने मज़हब के मुताबिक इसी बात को मानते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। अब मजे की बात है कि अबू आजमी ने जो कहा उसने कांग्रेस और एनसीपी को मुश्किल में डाल दिया। कांग्रेस और एनसीपी ने अबू आजमी को न तो सपोर्ट कर सकते थे, न उसका विरोध कर सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस इन बेकार के विवादों में नहीं फंसेगी। कांग्रेस सिर्फ उन इश्यूज को उठाएगी जिनसे लोगों की मुश्किलात कम होती हैं। ऐसे फालतू फिजूल बातों पे कांग्रेस को नहीं पड़ने का है। हमें जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारा जो सिस्टम है और हमारा संविधान, इसके ऊपर कोई नहीं है। और मुझे इस ऐसे बेफजूल चीज़ों पे हमारे को कांग्रेस को नहीं पड़ना है। हमारी भूमिका जो है कि आज जो सरकार रोज महाराष्ट्र की जनता पे अन्याय कर रही है, उनको तकलीफ में डाल रही है, उसके विरोध में हमारी लड़ाई है।
और इसलिए ये सब विषयों पे हमारा कोई ध्यान नहीं। एनसीपी के शरद पवार कैंप के नेता भी गोलमोल बात करते दिखाई दिए। जितेंद्र आव्हाड ने कहा, बीजेपी चाहती है कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बने, इस पर बयानबाजी हो और उसे राजनीतिक फायदा हो, इसलिए वो इस तरह के मसलों में नहीं पड़ेंगे। ऐसा है कि खामोखा हिंदू मुसलमानों में बैर निर्माण करना, यही बात बार बार कहना, मुझे इस बात पे बात नहीं करनी है। वो चाहते हैं कि अबू हाशिम ये बोले, हम ये बोलेंगे, तो तू ये बात बोल, मैं ये बात बोलूंगा, ऐसा चलता नहीं है। लेकिन नितेश राणे को अबू आजमी की बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने अबू आजमी को जहरीला सांप बता दिया और यहां तक कह दिया कि जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, संविधान को नहीं मानता, ऐसे सांप को कुचल देना चाहिए। अबू आजमी जैसा जो पाकिस्तान को मानने वाले जो सांप है, जिसको सालों साल हमारे देश में रह के वो सिर्फ जहर उगलने का काम करते हैं, उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान मानना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मानना नहीं है, मगर उनको हमारे देश में संविधान शरिया कायदा लेके आना है। अगर उनको वंदे मातरम बोलना नहीं होगा तो इस तरीके के सांपों को हमको कुचलना ही पड़ेगा आने वाले वक्त में। और अगर वंदे मातरम बोलने की उनमें हिम्मत नहीं होगी तो उनकी जबान कितने साल, कितने घंटे, कितने मिनट रखना है, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि नितेश राणे की बात को, उनके विचार को, उनकी भाषा को, उनके लहजे को किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। न ये भाषा ठीक है, न अंदाज ठीक है। किसी को सांप कहना, कुचल देने की बात करना, जीभ काटने की बात करना, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, न ये सियासी मर्यादा के दायरे में आता है। इसलिए नितेश राणे को संभल कर बोलना चाहिए। जहां तक अबू आजमी के बयान का सवाल है, तो अबू आजमी ने जो कहा वो जानबूझकर कहा। वो चाहते थे बीजेपी उनकी बात को पकड़ ले, इसे बड़ा इशू बनाए, और बीजेपी ने उनकी मंशा पूरी कर दी। वरना औरंगाबाद में जो घटना हुई थी उसकी खबर और तस्वीरें मैंने आपको आज की बात में दिखाई थी, और उस वक्त मैंने ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील के रोल की तारीफ की थी, क्योंकि इम्तियाज जलील खुद उस मंदिर में 3 घंटे तक बैठे रहे थे जिसे भीड़ ने घेरा हुआ था। उस वक्त हालात खराब थे। इम्तियाज जलील ने कोशिश करके मामले को ठंडा करवाया। पुलिस ने भी संयम बरता था, काफी कंट्रोल से काम लिया। पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी थी। अब उस इशू को उठाना, फिर उसे वंदे मातरम से जोड़ना बिल्कुल गलत था। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस अच्छा किया कि असेंबली में पूरे फैक्ट्स के साथ अबू आजमी को करारा जवाब दिया। लेकिन चूंकि अबू आजमी ने वंदे मातरम का जिक्र किया, उनका मकसद सियासी था, इसीलिए बीजेपी ने भी जवाबी हमला किया, क्योंकि उसे तो पूरा मौका मिल गया। अब अबू आजमी के बयान को लेकर बीजेपी के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार जैसे बड़े बड़े नेताओं से पूछ रहे हैं कि क्या वो अबू आजमी के बयान को सपोर्ट करते हैं। विरोधी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, क्या उनका इंडिया वंदे मातरम कहने से इनकार करने वालों के साथ खड़ा रहेगा? लेकिन विरोधी दलों के बीच परस्पर तकरार सिर्फ वंदे मातरम को लेकर नहीं है। मैं आपको आपसी मतभेद और टकराव के कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों के नेताओं ने एकता के जो दावे किए थे उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्योंकि जब ये नेता अपने अपने राज्यों में पहुंचे तो उन्होंने अपनी ही एकता पर सवाल उठा दिए। कल तक जो सारे नेता एक दूसरे को लोकतंत्र का पहरेदार बता रहे थे, आज एक दूसरे को लोकतंत्र का हत्यारा कहने लगे। पहला केस आया बंगाल से। सीपीएम के नेता वृंदा करात ने आज कहा कि ममता बनर्जी हिंसा की राजनीति करती हैं, आम आदमी की आवाज को दबाती हैं, बंगाल में लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं, इसलिए उनके साथ तो अलायंस हो ही नहीं सकता। वृंदा करात ने कहा कि ममता बनर्जी ने पंचायत चुनाव में जिस तरह की हिंसा की, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट का ममता के साथ खड़ा होना मुमकिन नहीं है। गठबंधन का सवाल हर प्रदेश के
अलग अलग राजनीतिक संतुलन है। टीएमसी के खिलाफ और टीएमसी की तानाशाही रुख जो बंगाल में दिखाई दिया है पूरे पंचायत के चुनाव में, जिसके आधार पर 7 लोगों की मृत्यु हुई, वो बंगाल की हकीकत है। तो हर प्रदेश की अलग अलग राजनीतिक संतुलन और राजनीतिक शक्तियां हैं। तो बंगाल के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का, जनवाद बचाने का, धर्मनिरपेक्षता को बचाने की जो परिस्थिति है, वो बंगाल के ही आधार पर तय होगा। तो बंगाल में जो हमारी पार्टी है, बंगाल जो हमारे साथी हैं, उनके साथ बातचीत करके वही तय करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जनवाद के ऊपर हमले करके आप जनवाद की रक्षक के नाम पर खड़े होंगे, उसकी बहुत कम क्रेडिबिलिटी है। कल सीताराम येचुरी ने कहा था और आज बृंदा करात ने कह दिया कि बंगाल में ममता के साथ समझौता असंभव है। लेफ्ट की बंगाल में ममता के साथ पुरानी अदावत है और केरल में कांग्रेस के साथ, इसलिए 2 राज्यों में तो विपक्षी एकता कायम नहीं रह पाएगी। ये बात लेफ्ट के नेता कह रहे हैं, मान रहे हैं। इसी तरह दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल के साथ कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है। हालांकि बेंगलुरु में केजरीवाल ने दावा किया लोकतंत्र की रक्षा के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए वो कांग्रेस और दूसरे दलों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। कांग्रेस ने भी केजरीवाल से दोस्ती का वादा कर दिया, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ आज फिर मोर्चा खोल दिया। आज पंजाब के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के बड़े नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक के बाद एक ट्वीट किए। पूछा, केजरीवाल तो कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी का साथ देते रहे हैं, आर्टिकल 370 हो या फिर CAA, दोनों पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार का साथ दिया। क्या ये दोनों मसले लोकतंत्र को मजबूत करने वाले थे? रंधावा ने कहा केजरीवाल इन मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर करे। और इसके बाद आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने नशे की समस्या, बाढ़ और किसानों को मुआवजे के मुद्दे पर भगवंत मान की सरकार को घेरा। जब मुझसे पूछा कि अब तो केजरीवाल कांग्रेस के इंडिया के मेंबर हैं, अब इस तरह के हमले क्यों हो रहे हैं, तो राजा वडिंग ने कहा आम आदमी के साथ अलायंस सेंटर में होगा। पंजाब में तो कांग्रेस भगवंत मान से जनता के बिहाफ पर सवाल पूछती रहेगी। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ है। जब आम आदमी पार्टी के नेताओं से पंजाब के कांग्रेस नेताओं के रुख पर सवाल पूछे गए, पूछा गया अलाउंस तो हो गया, लेकिन जमीन पर सीटों का बंटवारा कैसे होगा, दिल्ली और पंजाब में दोनों पार्टियों का साथ कैसे होगा, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह कहकर बचने की कोशिश की कि कांग्रेस हाईकमान से बात हुई है, अभी अलायंस का नाम तय हुआ है, बाकी बातें भी तय हो जाएंगी। कौन क्या बोल रहा है इस पर फिलहाल बोलना जरूरी नहीं है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ कैसे सीट शेयरिंग होगी पंजाब में और दिल्ली में, किस तरह की चीजें रहेगी। अब वो तो आगे की चीजें हैं। अभी तो जो कल नाम तय हुआ है वो एक अच्छी उपलब्धि है। सुखविंदर रंधावा सवाल कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर आम आदमी पार्टी की सहमति हमारे साथ नहीं रही, 370 और सब चीजें, इन चीजों को लेकर सवाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वक्त के साथ सारी चीजें, तस्वीर साफ होगी, अभी कोई प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। इस समय प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी को पार्लियामेंट में दिल्ली के ऑर्डिनेंस को लेकर कांग्रेस के सपोर्ट की जरूरत है। वैसे बंगाल, केरल, दिल्ली और पंजाब में तो रिफ्ट साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी तरह का हाल यूपी, बिहार और झारखंड में भी होगा। बात जब सीटों के बंटवारे पर पहुंचेगी तो कांग्रेस की मुश्किल शुरू होगी। बिहार में नीतीश और लालू कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, झारखंड में हेमंत सोरेन से नीतीश और लालू अपनी पार्टी के लिए कितनी सीटें मांगेंगे, और जब सीटें मांगेंगे तो कांग्रेस के लिए क्या बचेगा। यूपी में अखिलेश यादव जयंत चौधरी के लिए तो 2-3 सीटें छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को वो 5 से ज्यादा सीटें देने पर राजी हो जाएंगे।
मुझे लगता है अभी विरोधी दल एकता के कितने भी दावे करें, जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो अलायंस उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे उन्हीं राज्यों में चलेगा जहां कांग्रेस के अलावा गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों का वजूद नहीं है। बाकी राज्यों में सीताराम येचुरी की बात लागू होगी। विरोधी दलों की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगी, लेकिन विरोधी दलों के गठबंधन में मसला सिर्फ सीटों के बंटवारे का नहीं है। मसला इस बात पर भी है कि अलायंस का नेता कौन होगा, बारात का दूल्हा कौन होगा, अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। इस पर भी मतभेद होंगे और आज इस बात के संकेत मिले। आज तृणमूल कांग्रेस की एमपी शताब्दी रॉय ने कहा, ममता बनर्जी में प्रधानमंत्री बनने की सारी खूबियां हैं। वो ममता को देश का नेतृत्व करते हुए देखना चाहती हैं। शताब्दी रॉय ने कहा कि अगर ममता बनर्जी को विपक्षी दलों का पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए तो उन्हें खुशी होगी। हाँ, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। इससे तो बंगाल का गौरव बढ़ेगा। हम तो ये जरूर चाहेंगे कि ममता बनर्जी विपक्षी दलों की पीएम उम्मीदवार बने। वो इसके लिए बिल्कुल योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन ये फैसला अकेले तो नहीं लिया जा सकता। हाँ, ममता जी को बनाते हैं तो हमें खुशी होगी। एक दिन प्रधानमंत्री बनने की हसरत केजरीवाल के दिल में भी है। आज आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा ने कहा, उनके नेता केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बने, ये उनका ख्वाब है। हालांकि राघव चड्ढा ने यह भी जोड़ दिया कि फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है कि विरोधी दल एक मंच पर आएं और मिलकर मोदी को हराएं। इसी पर सबका फोकस है। अरविंद केजरीवाल जी मेरे नेता हैं। मेरे जीवन का सपना है कि मैं उन्हें इस देश की कमान संभालता देखूं, लेकिन आज जो देश में जिस दौर से देश गुजर रहा है उसमें इस समय ज़रूरत ये है कि सब साथ आएं और बेरोज़गारी, महंगाई, इस प्रकार के जो बीमारियां हैं जिनसे हमारा देश ग्रसित है, जो रोग हमारे देश को लग गया है, उस रोग से देश को बचाना है, एक निकम्मी सरकार से छुटकारा दिलाना है। ये तो आंकड़ों का खेल है, कौन बनता है कौन नहीं बनता, लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक प्रकार की जो चीज़ सामने नज़र आई कल की बैठक में भी और जिस प्रकार से घोषणा आई, वो ये है कि आपसी मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षा, 3 M's, मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षाएं भुलाकर सब लोग साथ आए हैं। कितनी बड़ी बात है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी पुराने नेता हैं, अनुभवी हैं। उन्होंने कई अलायंस बनते बिगड़ते देखे हैं। उन्होंने नपे तुले शब्दों में बात कही, लेकिन इशारों में काफी कुछ कह दिया। केसी त्यागी ने कहा कि विपक्ष के गठबंधन का नेता कौन होगा, इसकी चिंता बीजेपी को करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी कांग्रेस तो कह चुकी है कि प्रधानमंत्री पद पर उसकी कोई दावेदारी नहीं है। खड़गे जी ने स्वयं कहा है और राहुल गांधी भी कई अवसरों पे कह चुके हैं कि कोई बड़ी पोस्ट के लिए कांग्रेस पार्टी दावेदार नहीं है, और कांग्रेस पार्टी की जो एम्बिशंस हैं वो विपक्षी एकता के रास्ते में आड़े नहीं आएंगे। अब केसी त्यागी की मंशा तो साफ है। वो भी चाहेंगे और लालू यादव भी चाहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। वो तो इस सारे विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी बंगाल को अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के हवाले करके खुद केंद्र की राजनीति में आना चाहती हैं। वो भी इसी रणनीति पर काम कर रही हैं, और ये कांग्रेस की मदद के बगैर संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने बंगाल में अपनी धुर विरोधी और कांग्रेस के साथ मंच साझा किया। जहां तक केजरीवाल का सवाल है, तो केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि फिलहाल लोकसभा में उनकी पार्टी का सिर्फ एक मेंबर है। जब तक उनकी पार्टी के सांसदों की संख्या 40-50 नहीं होगी, तब तक वो दावेदारी नहीं कर पाएंगे, और इस तरह के फिगर्स अगले चुनाव में पहुंचना तो संभव नहीं है। इसलिए वो फिलहाल इंतजार करेंगे 2029 का, और विपक्षी गठबंधन में शामिल होकर अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, तो नीतीश मन ही मन प्रधानमंत्री पद के सीरियस कंटेंडर हैं, दिल्ली आना चाहते हैं। कई मौकों पर यह बात जाहिर कर चुके हैं। लालू के साथ समझौता ऐसी शर्त पर हुआ है कि वो दिल्ली जाएंगे
और फिर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार ने 11 महीने पहले विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम इसीलिए शुरू की थी। उन्हें उम्मीद थी कि बेंगलुरु की मीटिंग में गठबंधन के नाम के अलावा अलायंस के कन्वीनर के तौर पर उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस ने बाजी पलट दी, ये होने नहीं दिया। इसीलिए नीतीश कुमार नाराज होकर पटना लौट गए थे। हालांकि नीतीश ने यह बात कही नहीं, लेकिन सुशील मोदी ने यह बात साफ साफ लफ्जों में कही, और जब उन्होंने कहा तो जेडीयू के नेताओं को यह बात बुरी लग गई। वो नाराज अवश्य हैं, नहीं तो दिन में 3 बार मीडिया से बात करने वाले नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं हुए, और पटना में भी चार्टर प्लेन से उतरने के बाद यहाँ भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। ताकि क्या करने की उन्होंने कोई मीडिया से बातचीत नहीं की। देखिए, नीतीश जी को यह अपेक्षा थी कि इस बार उनका नाम कन्वीनर के रूप में तय किया जाएगा, लेकिन वो भी फैसला नहीं हो पाया। उनको लग रहा था कि कहीं शायद प्रधानमंत्री के रूप में उनकी उम्मीदवारी पर भी कुछ चर्चा हो सकती है। फिर नाम को लेकर भी उनके मतभेद थे, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी जरूर है। देखिए, नीतीश जी को मैं 15-20 साल से जानता हूँ। वो ब्लैकमेल करते हैं, वो नाराज़गी दिखाते हैं कि मैं नाराज़ हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, और यही तरीका है नाराज़गी दिखाने का। अब फिर ब्लैकमेल करना, बार्गेन करना, उसके लिए जो शब्द प्रयोग करना चाहे, तो कांग्रेस से बार्गेन कर रहे हैं। उनको जो महत्व मिलना चाहिए था इस बैठक में, उस महत्व को लाइमलाइट मिल गया अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी। नाम का भी प्रस्ताव ममता बनर्जी ने किया, और अखबारों में आया कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी इन्हीं लोगों ने नाम तय किया। तो वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और उनका देखिए स्वभाव है कि बहुत दिनों तक वो खुश नहीं रहते, कुछ दिनों के बाद वो नाराज होने लगते हैं। ऐसी बात कहने वाले सुशील मोदी अकेले नहीं हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी के नेताओं ने भी यही बात कही। इसके अलावा और कई नेता इस मुद्दे पर बोले, लेकिन नीतीश कुमार 24 घंटे तक खामोश रहे। जब बात पड़ गई तो उन्होंने सफाई दी, कहा बेंगलुरु में सभी मुद्दों पर बात हुई, उनकी राय को तवज्जो दी गई। क्योंकि सारी बातें तय हो गई थी, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुकने के बजाय वो जल्दी लौट आए। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी को बीजेपी ने डिप्टी सीएम नहीं बनाया। उसके बाद से सुशील मोदी परेशान रहते हैं, रोज अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। हम क्या खिल नाराज तो ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आपने, तो बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना देना है? आप बोलिए ना, तरह तरह की बात लोग करते हैं। हमारा कोई निजी कोई चॉइस वाइस नहीं है। हमारा एक ही चॉइस है कि देश के हित में सब एकजुट हो जाए। हमारा पर्सनल कुछ हमको इच्छा नहीं है। हम तो देश के हित में खाली बात कर रहे हैं, इसलिए वो सब बात नहीं, वो सब कोई बात नहीं। सुशील मोदी काफी अटैक करते हैं, आप क्या करें बेचारे। तो सुशील मोदी का तो हालत, हमको दुख तो इसी का न था जब डिप्टी सीएम नहीं बनाया, तो हम दुखी हो गए। अब बेचारा हम अलग हो गए, तो कोशिश कर रहा। देखिए, प्रेस वाले हिसाब से रोज रोज हो रहा, तो आगे उनको मौका मिले तो हम कभी बोलेंगे उनके खिलाफ। वो तो अंडबंड बोलबे करेंगे, अंडबंड बोलेगा ताकि उसको कुछ पटिया में जगह मिल जाए तो अपना करे। हमको क्या काहे करना, हम नहीं कुछ सबको बोलेंगे, सबको जानते हैं। अगला डेट काहे नहीं दिया था इसको मौका, ये रहे काहे नहीं। अब रहते ही तो कोई खराब नौबत आती, लेकिन अब क्या कीजिएगा। चलिए छोड़िए वो सब, क्या कोई बात है। नीतीश ने राजगीर की पब्लिक मीटिंग में भी सफाई दी। नीतीश आज राजगीर में मलमास के मेले में पहुंचे थे। नीतीश ने कहा वो तो मेले के पहले दिन यानी कल मंगलवार को ही आना चाहते थे, इसी चक्कर में वो बेंगलुरु से दिल्ली लौटे, लेकिन इसे मुद्दा बना दिया गया, फालतू की बातें फैलाई गई। कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, तो वहां का मीटिंग होके चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ। इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर, देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए हैं, और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं, और देश के हित में और सब लोगों के हित में, पूरे समाज के हर तबके के उत्थान के लिए, और प्रेम और भाईचारे का भाव रहे। तरह तरह की बात है, क्या करें। तो अभी तो अगला साल के चुनाव तक, या इसी साल चुनाव कराए जब, उस समय तक आपको तो इधर उधर करना। अब नीतीश सफाई तो दे रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है, लेकिन उनके तर्क में दम नहीं है। कल जब वो बेंगलुरु से दिल्ली लौटे थे,
उसी वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कुछ नेताओं की फ्लाइट का टाइम हो रहा था, इसलिए जल्दी निकल गए। लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश, तेजस्वी और लालू अपनी पार्टी के नेताओं के साथ चार्टर प्लेन से गए थे। वो 2 घंटे बाद भी टेक ऑफ कर सकते थे, कोई फ्लाइट छूटने वाली नहीं थी। अब नीतीश कह रहे हैं कि उन्हें राजगीर के प्रोग्राम में शामिल होना था, इसलिए बेंगलुरु से जल्दी जल्दी भागे। अब यहां भी हकीकत यह कि राजगीर में नीतीश के जाने का प्रोग्राम कल का था ही नहीं, आज का तय था, और ये 2 हफ्ते से पहले सबको पता था। आज ही उनको मलमास मेले का उद्घाटन करना था, इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से विज्ञापन भी दिया गया था। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को भी आना था, क्योंकि बिहार का जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग ये मेला लगवाता है वो आरजेडी के ही पास है। आरजेडी के नेता आलोक मेहता उसके मंत्री हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में न तेजस्वी पहुंचे न उनके मंत्री आलोक मेहता। खुद नीतीश कुमार भी दोपहर 2 बजे वहां पहुंचे। तो यह कहना गलत है कि वो राजगीर के प्रोग्राम में शामिल होने के चक्कर में बेंगलुरु से भागे, जल्दी जल्दी आए। अब एक नई बात सामने आई है। पता चला कि कल तेजस्वी और लालू बेंगलुरु में विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहते थे, लेकिन नीतीश की जिद के कारण उन्हें भी आना पड़ा। अब तेजस्वी और लालू नीतीश से नाराज हैं, इसीलिए आज तेजस्वी राजगीर में नीतीश के साथ प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। कुल मिलाकर यह लगता है कि अब नीतीश कितना भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन बिना आग के धुआं तो नहीं उठता। विरोधी दलों के गठबंधन की एक और मुश्किल है, जो पार्टियां बीजेपी के साथ नहीं हैं और जिन्हें विरोधी दलों के अलायंस में जगह नहीं दी गई है, अब उन पार्टियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। बिहार में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी का कुछ जिलों में थोड़ा बहुत जनाधार है। पप्पू यादव विरोधी दलों के अलायंस में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई न्योता नहीं दे रहा। अब वो नाराज हो गए। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को मैसेज भिजवाया है, लालू यादव से भी बात हुई है, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब वो अगस्त तक इंतजार करेंगे, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो उनकी पार्टी अपने बलबूते पर बिहार की 3 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो राजा है, मैं रंक हूँ, तय तो उन्हें करना है। मेरा सवाल ये है कि स्टेट का चुनाव नहीं है, स्टेट के मुद्दे भी नहीं हैं, ये मुद्दे नेशन के हैं। तो इस मामले में मैंने लगातार नीतीश जी से भी अपनी बात, हम मैसेज संदेश हमने पहुंचाया है, और नीतीश जी से भी प्रयास हम रहे हैं कि बात का हमारे दल के लोग मिलेंगे भी, लालू जी से भी मिले हैं। हम प्रयास करते रहे कि तेजस्वी जी से भी मुलाकात हो। कांग्रेस के साथ में लगातार सदन और सदन के बाहर तक काम करता रहा हूँ, संघर्ष करता रहा हूँ। मैंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस पप्पू यादव सही लगे तो वो पहल करें। मैं तो प्रयास करूंगा हिस्सा होने का, क्योंकि जनता चाहती है। मैं उससे जनता की किसी भी भावनाओं को अनादर नहीं कर सकता। अगस्त तक मैं प्रयास करूंगा कि हमें अगस्त तक महागठबंधन साथ ले। अब लात ये लोग मारेंगे तो जनता तय करेगी कि पप्पू को क्या करना। पप्पू यादव का कहना है कि विरोधी दलों ने मोदी को हराने के लिए मोर्चा बनाया है, लेकिन जो नेता बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, उन्हें इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया। पप्पू यादव ने कहा कि विरोधी दलों के गठबंधन में ओवैसी की पार्टी को भी शामिल करना चाहिए था, क्योंकि जब ऐसी तमाम पार्टियों को अलायंस में जोड़ा जा सकता है जिनका कोई वजूद नहीं है, तो फिर ओवैसी को साथ लेने में क्या दिक्कत। मैं एआईएमएम की ताकत को नकारता नहीं हूँ, ना ममता दीदी, ना मायावती जी की ताकत को, उसकी अपनी ताकत है। यदि बीजेपी नकारात्मक नफरत की विचारधारा पर एक दुनिया की देश की सबसे बड़ी पार्टी 2 से हो सकती है, और लगातार नफरत का आधार ही उनका मुद्दा है, तो एआईएम अपनी विचारधारा पर खड़े होकर के अपनी पार्टी को बढ़ाती है। तो बीजेपी और एआईएम में बहुत फर्क नहीं है। तो एआईएम गलत क्या है? यदि अपनी विचारधारा पर अपनी पार्टी को बढ़ा रही है, तो महागठबंधन को भी उसकी हैसियत, उसके ताकत के मुताबिक उनसे बात कर लेनी चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी रामविलास पासवान और अंबेडकर के फोटो फेंक कर पार्टी और परिवार को तोड़ दिया,
घर से निकाल दिया उसको चाट सकती है, कुशवाहा जी को भगा दिया उसको चाट सकती है। जब जिसका कोई वजूद नहीं उसको ले सकता है, तो AIMM से वार्ता करने में इनका कोई हर्ज नहीं है। आज मायावती ने भी अपने पत्ते खोले। उन्होंने विरोधी दलों के अलायंस की नीति और नियत दोनों पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा, गरीब, पिछड़े, दलितों और मुसलमानों की फिक्र न बीजेपी को है, न विरोधी दलों के अलायंस में शामिल पार्टियों को। मायावती ने कहा, दोनों ही अलायंस की नीति और सोच एक जैसी है, इसीलिए बीएसपी लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। मायावती ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने जवाब दिया। सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि मायावती बीजेपी के दबाव में है, एजेंसीज के एक्शन से डरी हुई हैं, इसलिए बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। बहन मायावती जी को ये निश्चित करना है कि वो हिंदुस्तान के दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ हैं या सत्ता की लोलुपता से और एजेंसियों के डर से मोदी जी की बी टीम बनी रहेंगी, क्योंकि आपका वोट बैंक भी ये देख रहा है। उनके ऊपर शोषण होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, आप चुप रहते हैं, बीजेपी के दबाव में रहते हैं, ये लोग देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दलितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज इंडिया में सुनी जाएगी और मायावती जी को भी इंडिया के साथ अपनी ताकत को जोड़ना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि मायावती को विपक्ष के साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि मायावती को विरोधी दलों की एकता की किसी मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि अखिलेश यादव और दूसरे नेता इसके खिलाफ थे। जहां तक पप्पू यादव का सवाल है, तो लालू किसी भी कीमत पर पप्पू को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें दूर रखा गया। ओवैसी को लेकर कांग्रेस का रिजर्वेशन है। तेलंगाना में केसीआर और ओवैसी ने मिलकर कांग्रेस को करीब करीब किनारे पर ला दिया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लगता है कि अपने उम्मीदवार उतारकर ओवैसी ने विरोधी दलों को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस उन्हें बीजेपी की बी टीम बताती है, इसलिए ओवैसी को ऑपोजिशन के अलायंस इंडिया से अलग रखा गया है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह कि अब ऑपोजिशन के अलायंस के नाम पर भी सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। कहा गया कि इंडिया के नाम का इस्तेमाल निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और एप्लीकेशन चुनाव आयोग में भी पहुंची है, और ये विरोधी दलों के नेताओं के लिए नई टेंशन हो गई है। एक दुख भरी खबर आपको बता दूं, उत्तराखंड के चमोली जिले में एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हो गई है। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए उनमें एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड के 3 जवान भी शामिल हैं। जिस सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली का करंट फैला वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत अलकनंदा नदी के पास पीपल कोटी में बना है। पता चला कि सबसे पहले इस प्लांट के पास बनी रेलिंग में करंट कल रात को आया, जिसकी चपेट में आने से जल निगम के एक कर्मचारी की मौत हो गई। आज सुबह जब पुलिस वाले और होमगार्ड के जवान शव के पंचनामे के लिए पहुंचे तो वो भी करंट की चपेट में आ गए। इन लोगों को बचाने के चक्कर में दूसरे लोग भी पास गए और सारे लोग बिजली के करंट का शिकार हो गए। इस घटना से हड़कंप मच गया। उत्तराखंड सरकार ने मौके पर एसडीआरएफ को तुरंत भेजा। घायलों को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया
उत्तराखंड सरकार से घटना की पूरी जानकारी ली और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का निर्देश दिया। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, SDRF और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफ़र करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और जो भी बचाव के काम है वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं। जो भी सहायता है वो सहायता अनुमन्य जो भी हुई उसको किया जाएगा। करंट लगने से 16 लोगों की मौत निंदनीय है, दुखद है। इस घटना की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, गहराई से होनी चाहिए और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसे सजा भी मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद हालात वैसे ही खराब हैं। अब मौसम विभाग ने 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी तरह गुजरात में भी कल से कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है। रकाजकोट से वाटर लॉगिंग की हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। ये राजकोट के धोराजी इलाके का वीडियो है। आप देख सकते हैं कितनी कारें पानी में डूब गई हैं। राजकोट में कल शाम 8 घंटे में 12 इंच बारिश हुई, जिसकी वजह से पूरे शहर में पानी भर गया। राजकोट के अलावा आज गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, गिर सोमनाथ, वापी समेत कई जिलों में जबरदस्त बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। राजकोट और गिर सोमनाथ से तो 200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राजकोट में पानी भरा तो दिल्ली के वाटर एंड फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने तुरंत कमेंट किया। सौरभ भारद्वाज ने धोराजी में कार डूबने की तस्वीरें ट्वीट की और साथ में लिखा, काश 25 साल से गुजरात में सरकार चला रही बीजेपी ने दिल्ली के उपराज्यपाल से सलाह ले ली होती। सौरभ भारद्वाज ने लिखा, 13 जुलाई को जब DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग हो रही थी तो LG साहब गुजरात का एग्जाम्पल दे रहे थे। अभी अभी एक खबर आ रही है कि गुजरात के अंदर बारिश हुई और उसके अंदर पूरा शहर डूबा हुआ है, गाड़ियां डूबी हुई हैं, सब कुछ डूबा हुआ है। मैं हैरान था कि गुजरात में जब 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो हमारे माननीय उपराज्यपाल जी से, जो खुद गुजरात में थे और सरकार के बड़े करीबी थे, उनसे परामर्श क्यों नहीं लिया गया। क्योंकि इस बार जब DDMA की मीटिंग हमारी थी दिल्ली में 13 जुलाई को, तो LG साहब कह रहे थे, उदाहरण दे रहे थे कि गुजरात से जो है हमें सीखना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि गुजरात के हालात तो दिल्ली से बहुत ज़्यादा खराब हैं। सौरभ भारद्वाज ने जो तस्वीरें ट्वीट की थी वो कल की थी और वाकई में हालत खराब दिखाई दे रही थी। उन्होंने तस्वीरों का हवाला देकर बीजेपी को घेरा, क्योंकि दिल्ली में पानी भरने के कारण बीजेपी ने केजरीवाल को दोषी ठहराया था। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, जिस वक्त सौरभ भारद्वाज राजकोट की तस्वीरें दिखाकर बीजेपी पर हमला कर रहे थे, उस वक्त तक राजकोट में कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। पूरे शहर में कहीं वाटर लॉगिंग नहीं थी, क्योंकि कल रात बारिश रुकने के कुछ ही घंटों में शहर से सारा पानी ड्रेन आउट हो गया था। जहां तक दिल्ली का सवाल है, एक हफ्ते के बाद आज भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं, पानी ड्रेन आउट नहीं हुआ है। अब सवाल है कि राजकोट में कुछ ही घंटों में पूरा पानी बाहर कैसे निकल गया और दिल्ली में आज भी पानी क्यों भरा हुआ है। गुजरात से हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि राजकोट का ड्रेनेज सिस्टम 125 साल पुराना है, गोंडल रियासत के टाइम का है। राजकोट की नगर पालिका ने भी उसी ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन और एक्सपेंड किया, जिसका नतीजा यह है कि अगर भारी बारिश से यहां वाटर लॉगिंग होती भी है तो बारिश रुकते ही पानी की निकासी भी हो जाती है। मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर टाउन प्लानिंग हो और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम हो, शहरों को पानी भरने की मुसीबत से बचाया जा सकता है। इस वक्त अमेरिका से लेकर यूरोप तक
जापान में भी भयंकर हीट वेव आई हुई है। यूरोप में शरोन नाम की हीट वेव ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जुलाई में अब तक के इतिहास का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। अटलांटिक महासागर में समुद्र की सतह गर्म होने की वजह से स्पेन और पोर्चुगल में भयंकर गर्मी पड़ रही है। एवरेज टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। भयंकर गर्मी की वजह से स्पेन के जंगलों में आग लग गई है। इसी तरह भूमध्य सागर की सतह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कई इलाकों में पानी का टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। इस वजह से भूमध्य सागर के आसपास जो देश हैं, इटली, ग्रीस और कोसोवो, इनमें टेम्परेचर एवरेज से 10 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ग्रीस में तो हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए दूसरे देशों से मदद मांगी गई है। इसी तरह अमेरिका के कई राज्य भी इस समय हीट वेव से स्ट्रगल कर रहे हैं। कैलिफोर्निया, एरिजोना, टेक्सास और फ्लोरिडा में गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। एरिजोना और टेक्सास में भयंकर गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। जापान भी इस समय हीट वेव की गिरफ्त में है। टोक्यो में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया भर में बढ़ रही ह्यूमन एक्टिविटी से ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है। ये ताज़ा हीट वेव क्लाइमेट चेंज का एक नमूना है, क्योंकि प्रशांत महासागर में एल नीनो इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से समुद्र की लहरें गर्म हो जाती हैं और इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरठ से आई एक हैरान करने वाली खबर। मेरठ में पुलिस ने एक मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार किया है, क्योंकि जांच में पता चला कि वो एक मुसलमान है और पहचान छुपाकर हिंदू बनकर मंदिर में पुजारी बनकर पूजा पाठ करवा रहा था। जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका नाम है गुल्लू खान। गुल्लू खान गुर्जरनाथ महाराज बनकर 7 महीने से मटौर गांव के शिव शनि मंदिर में पूजा पाठ करवाता था। लेकिन जब पता चला कि वो मंत्र ठीक से नहीं पढ़ पाता, गांव के लोगों को शक हुआ, गांव में बात फैली, तो गांव वालों ने एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम कराने की बात कहकर उससे पूजा पाठ को लेकर सवाल पूछे। जब वो कोई जवाब नहीं दे सका तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने गुर्जरनाथ महाराज से पूछताछ की तो गुर्जरनाथ महाराज ने बताया कि मैं तो गुल्लू खान हूं। उसके पिता का नाम इस्माइल खान है। हालांकि पकड़े जाने पर गुल्लू खान ने यह भी कहा कि उसने कुछ साल पहले हिंदू धर्म अपना लिया था और उस पुलिस से उसने कहा कि उसे तो गणेश आरती भी आती है। माता जागी पार्वती पितावा अंदेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आंख दे कोड़न को काया, पांजन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पितावा अंदेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामनाए पूरा करो जगे बलहारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामनाए पूरा करो जगे बलहारी। जय गणेश देवा, माता जागी। चूंकि गुल्लू खान ने पहचान छुपाई, अपना नाम गलत बताया, इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया और उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। इसकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध प्रतीत होने पर स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा थाना दौराला पर सूचना दी गई थी, जिस पर थाना दौराला पुलिस के द्वारा उक्त व्यक्ति गुल्लू से जाकर पूछताछ की गई और उसके विषय में जानकारी करने पर पाया गया कि उसका पूरा नाम गुल्लू खान पुत्र इस्माइल खान है, जो मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और यहाँ आने से पहले वह पानीपत में रह रहा था। क्योंकि व्यक्ति के द्वारा अपना पूरा नाम नहीं बताया गया था, इस संबंध में गुल्लू के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकरण किया गया है। इसके रहने के पीछे क्या मकसद था? इससे पूछताछ में बताया गया है कि यहाँ पे इसके पास और कोई ठिकाना नहीं था, तो वो यहाँ पर वेश बदलकर अपने आप को खाली गुल्लू नाम बताकर यहाँ पे साधु के वेश में रहकर मंदिर में सेवा कर रहा था। अगर गुल्लू खान वाकई में हिंदू बन गया था, उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था, वो पूजा पाठ करवा रहा था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाई, उसने अपना नाम गलत बताया, लोगों को शक हुआ
जब कोई एक आदमी ऐसा गलत काम करता है तो उससे पूरी कौम की बदनामी होती है। इसलिए यह अपराध काफी बड़ा है, क्योंकि ये समाज में टकराव और नफरत पैदा करता है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।